नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज सुबह जब बाजार खुला तो लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। रात को हॉर्मुज की खबर आई थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नई एक्शन की घोषणा की, उसके बंद होने की घोषणा की और अमेरिकी बाजार में रात को भारी तबाही हुई। डो जोन्स ने 953 अंक की गिरावट दिखाई और जबकि नैस्डैक लगभग 2% नीचे था। और इस खबर का असर आज सुबह भारत में दिखाई दिया। बाजार गैप डाउन खुला। निफ्टी सुबह 23,072 तक गिर गया, लेकिन दोस्तों बाजार वहां रुका नहीं, संभला, वापस आया और 23,161 पर आकर बंद हुआ। यह सुबह की घबराहट और शाम की समझदारी की कहानी है। आज का बाजार एक रोलर कोस्टर था, पूरी तरह से रोलर कोस्टर। और आज 13 सेक्टर में से सिर्फ 3 सेक्टर हरे रहे और 10 सेक्टर लाल में बंद हुए। आईटी सेक्टर आज फिर से निशाने पर था और मिड कैप और स्मॉल कैप आज फिर से टूटे। अच्छा, एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं, कितना बेचा है और आपके पोर्टफोलियो पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह सब जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देखें। इससे आपकी एफआईआईज के विषय में जानकारी बढ़ेगी। दोस्तों, आज की कहानी को पूरा समझते हैं शुरू से अंत तक, तो उसके लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। दोस्तों, आज के बाजार का पूरा हाल देखिए। सुबह गैप डाउन और शाम को रिकवरी, यही था आज के बाजार का मिजाज। सेंसेक्स आज 73,832 अंकों पर बंद हुआ, 150 अंकों की गिरावट के साथ में। सुबह ये नीचे था और शाम तक ये रिकवर हुआ। निफ्टी आज 23,161 पर बंद हुआ, 53 अंकों की गिरावट रह गई, लेकिन इंट्राडे जो लो इसका था वो आज 23,072 पर गया और वहां से इसने 90 अंकों की रिकवरी करी। निफ्टी यानी कि बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव बंद हुआ 55,176 पर, 76 अंक ऊपर बंद हुआ। 0.14% की बैंक निफ्टी ने आज तेजी दिखाई। बैंकिंग सेक्टर ने आज बाजार को सपोर्ट दिया है। मिड कैप 484 अंक गिर गया। जी हां, 484 अंकों की गिरावट के साथ ये 59,325 पर बंद हुआ है। लगातार दूसरे दिन मिड कैप की पिटाई हुई है और ये 0.81% की गिरावट रही। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप भी आज 119 अंक गिर गया लगातार दूसरे दिन और ये 17,702 पर बंद हुआ, 0.67% की गिरावट। दोस्तों, आजकल के दिनों में जैसे सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो हॉर्मुज क्राइसिस की हो या गैप डाउन ओपनिंग की या फिर आईटी क्रैश की, इन सब को समझना आसान नहीं है, लेकिन संजीवनी टीवी पर हम यही करते हैं। रोज सबसे कॉम्प्लेक्स खबर सबसे आसान भाषा में आप तक पहुंचाते हैं, तो इसलिए संजीवनी टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करें। आपका एक शेयर किसी और इन्वेस्टर को इन्फॉर्म्ड रखने में मदद करेगा। दोस्तों, एक और निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लें, हमारे संजीवनी टीवी परिवार का हिस्सा बने। इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि हमारे कार्यक्रम को कितने लोग पसंद कर रहे हैं रियल में। अब वापस आते हैं, क्योंकि 13 में से 10 सेक्टर्स दोस्तों लाल थे आज। यह कहानी समझना पूरी तरह से जरूरी है। अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें, यानी कि जैसा मैंने कहा कि 13 में से सिर्फ 3 सेक्टर ऐसे थे जो हरे थे। दोस्तों, आज सेक्टर्स की कहानी बेहद ही स्टार्क है। 13 सेक्टर में से सिर्फ 3, बाकी 10 लाल रहे। ये ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी। 13 में से 10 सेक्टर लाल, मैं बार बार कह रहा हूं, आप देखिए 13 में से 10 सेक्टर लाल, ये बहुत बड़ी गिरावट थी। और आज के लाल सेक्टर में आईटी 1.62% गिर गया, 458 अंक गिरा है ये। आईटी सेक्टर आज फिर सबसे बड़ा लूजर बन के निकला है। दोस्तों, यूएस मार्केट में टेक स्टॉक्स की बिकवाली का सीधा असर पड़ रहा है इंडियन आईटी स्टॉक्स के ऊपर। इन्फोसिस, एचसीएल टेक दोनों टॉप लूजर्स रहे आज। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप आज 0.81% माइनस रहा। दोस्तों, आज एफएमसीजी भी गिरा 0.89%, 435 अंकों की गिरावट देखी गई, जबकि कल एफएमसीजी पॉजिटिव था और आज रोटेशन ने इसे भी दबाया। ऑटो सेक्टर की बात करूं तो 0.17% ये गिरा और 43 अंकों की गिरावट रही। ये हल्की गिरावट रही है, लेकिन गिरावट तो रही है। मेटल की बात करूं तो 0.26% गिरा, 32 अंकों की मामूली सी गिरावट रही। यहाँ पे सेलिंग आई, जिसकी वजह से इसमें गिरावट देखी गई। रियल्टी 4 अंक नीचे रहा, 0.64% गिरा। निफ्टी प्राइवेट बैंक भी आज लाल रहा, जबकि ये कल हरा था। प्राइवेट बैंक्स में आज सेलिंग दिखाई दी, जबकि कल प्राइवेट बैंक्स में बाइंग थी। पीएसयू बैंक
0.89% गिरा, 74 अंक नीचे रहा। और पीएसयू बैंक्स भी आज निगेटिव रहा। तो आज के हरे सेक्टर्स में सिर्फ 3 थे। फार्मा था 0.61% की तेजी के साथ 146 अंक ऊपर। ये फार्मा सेक्टर आज का हीरो रहा और ये 146 अंकों की इसने बढ़त दिखाई। जब बाजार में हर तरफ सेलिंग हो, फार्मा सेफ हेवन बन जाता है, जैसे बाढ़ में ऊंची जमीन पर खड़े होना, यही है फार्मा। बैंक निफ्टी 0.14% ऊपर रहा, 76 अंकों की यहाँ पे तेजी। बेयरली आप इसको पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन आज के माहौल में यह भी एक बड़ी बात है, जब सब गिर रहे हो तो मैं अकेले चुपचाप हरा खड़ा हूं, तो ये भी एक लाल में हरियाली दिखाई देती। निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.55% ऊपर रहा, 146 अंक पॉजिटिव रहा। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में सेलेक्टिव बाइंग आज दिखाई दी। फार्मा और प्राइवेट बैंक्स, बस यही 2 थीम्स आज काम आई, बाकी सब बिखर गए और यही है डिफेंसिव इन्वेस्टिंग की ताकत। दोस्तों अब ये समझते हैं कि बाजार आखिरकार गिरा क्यों, मुख्य कारण क्या रहे। तो दोस्तों आज की गिरावट अचानक नहीं आई है, इसके पीछे आज 5 बड़े कारण हैं। कारण नंबर 1, ईरान का हॉर्मुज पर नया एक्शन और गैप डाउन ओपनिंग। रात को खबर आई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से हॉस्टाइल एक्टिविटी बढ़ाई है और सुबह पढ़ा हमने कि भैया ईरान ने हॉर्मुज के ऊपर पाबंदी लगा दी। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर न्यू स्ट्राइक्स किए, ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर मिसाइल्स दागे। इस खबर को इंडिया का बाजार आज गैप डाउन खुला। निफ्टी सुबह 23,072 तक गिरा था, सेंसेक्स ने भी 73,000 के करीब ट्रेडिंग की। और गैप डाउन ओपनिंग का मतलब है कि रात की बुरी खबर का असर सुबह दिखाई दिया। जैसे रात को बारिश हो तो सुबह जब आप निकलते हैं तो सड़कों पर कीचड़ होता है, बिल्कुल आज ये कह सकते हैं कि बाजार में सुबह सुबह कीचड़ हो गया था। और कारण नंबर 2, वॉल स्ट्रीट की भयानक गिरावट। बुधवार रात को अमेरिकन बाजार में तबाही थी, अगर आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। डो जोन्स 953 अंक गिर गया था और जबकि S&P 500 1.62% गिरा था और नेस्डेक भी लगभग 2% नीचे था। ट्रंप ने कहा ईरान से डील होने में बहुत टाइम लग रहा है और ईरान पर और स्ट्राइक्स होंगी। इस बयान ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया। कारण नंबर 3, यूएस सीपीआई डेटा। इन्फ्लेशन 4.2%। अमेरिका में मई 2026 का सीपीआई डेटा आ गया है। इन्फ्लेशन 4.2% है और 2 साल में दोस्तों ये सबसे ज्यादा है। एनर्जी प्राइसेस यानी क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें इसका सबसे बड़ा कारण थी। ऊंची इन्फ्लेशन का मतलब है फेड रेट कट इम्पॉसिबल, असंभव, बल्कि रेट हाइक का डर। और इस डेटा ने ग्लोबल टेक स्टॉक्स को और नीचे खींच लिया। अमेरिका में इन्फ्लेशन 4.2% यानी कि फेड रेट नहीं काटेगा और जब फेड रेट नहीं काटेगा तो रेट ऊंचे रहेंगे, तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पर प्रेशर जारी रहेगा। कारण नंबर 4, आईटी सेक्टर पर डबल प्रेशर रहा। एक तरफ से तो यूएस में टेक स्टॉक्स की ग्लोबल सेलिंग आई और दूसरी तरफ इन्फोसिस और एचसीएल टेक पर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक कंसर्न्स साफ दिखाई दिए। तो इन दोनों ने मिलकर आज आईटी को और तोड़ा है। कारण नंबर 5, एफआईआईज की लगातार बिकवाली। एफआईआईज आज भी बेच रहे थे। क्रूड ऑयल ऊंचा, डॉलर स्ट्रांग, ₹95 के पार। यह तीनों कंडीशंस एफआईआईज को भागने पर मजबूर कर रहे हैं। एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं उसका डिटेल एनालिसिस डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वो वीडियो आप जरूर देखें। इससे आपकी एफआईआईज के विषय में समझ बढ़ेगी और अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो ये आपको जानना जरूरी है। दोस्तों मिडिल ईस्ट की बात करें तो हॉर्मुज की असली कहानी क्या रही। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये नाम आपने बहुत बार सुन लिया होगा, लेकिन आज इसे पूरी तरह से समझ लीजिए क्योंकि यही है इंडिया के बाजार का सबसे बड़ा रिस्क। हॉर्मुज क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ का एकमात्र एग्जिट। दुनिया का 20% ऑयल इसी से होकर गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत, ईरान, इन सबका तेल इसी स्ट्रेट से एक्सपोर्ट होता है। यह स्ट्रेट सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा है। कहने को तो 34 किलोमीटर बड़ा है, बहुत दिखाई देता है, लेकिन समुद्री रास्ता छोटा है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस दोस्तों $1 ट्रिलियन का इस हॉर्मुज का। हॉर्मुज बंद हुआ तो दुनिया का 20% ऑयल रुक जाएगा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब महंगा होगा। हर घर की रसोई पर असर पड़ेगा। अब तक क्या हुआ? फरवरी 28, 2026 को यूएस इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स की। ईरान ने हॉर्मुज को इफेक्टिवली क्लोज्ड डिक्लेयर किया। ब्रेंट क्रूड जो $70 था वो $100 के भी पार चला गया और अप्रैल में सीज फायर हुआ, लेकिन फ्रजाइल। और आज क्या हुआ? यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान पर नए स्ट्राइक्स किए और उसके चलते ईरान ने गल्फ कंट्रीज, बहरीन, यूएई पर मिसाइलें दागी, खूब दागी, दे दनादन दागी।
और हॉर्मुज पर फिर हॉस्टाइल एक्टिविटी हुई। ईरान ने कहा कि स्ट्रेट में अब कोई भी वेसल सेफ नहीं है, यहां से जो गुजरेगा वो उस पर अटैक होगा। और यह सुनकर रात को वॉल स्ट्रीट डरा, डो 953 अंक गिरा और सुबह इंडिया का बाजार गैप डाउन खुला। यही है हॉर्मुज का इंडिया कनेक्शन। इंडिया पर अगर असर देखें तो इंडिया 85% क्रूड इंपोर्ट करता है। हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन का मतलब है क्रूड का महंगा होना, क्रूड के महंगे होना का मतलब है पेट्रोल 111 रुपए का पहुंच जाना। पेट्रोल महंगा तो इसका मतलब हर चीज महंगी, हर चीज महंगी तो आरबीआई रेट नहीं घटाएगा, और वो रेट नहीं घटाएगा मतलब बाजार पर प्रेशर आएगा। जैसे घर का नल बंद हो तो हर काम रुक जाता है, वैसे ही यहां हो सकता है। दोस्तों अब देखते हैं ग्लोबल क्यूज की दुनिया में आखिर हो क्या रहा था। वॉल स्ट्रीट की भयानक गिरावट आप समझ चुके हैं, तो मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं। अगर आप जाके देखेंगे चार्ट तो आपको सब वहां पे लाली मिलेगी और भयानक लाली मिलेगी। और जब उसी वजह से आज सुबह जब जापान का निक्केई खुला तो निक्की 1200 से भी ज्यादा अंक डाउन था, लेकिन धीरे धीरे उसने भी रिकवरी करी। दोस्तों ट्रंप का ईरान पर जो अटैक देम वेरी हार्ड का बयान था, यही था मार्केट क्रैश का बड़ा ट्रिगर। ट्रंप बोले ईरान को बहुत जल्दी और बहुत कड़ी सजा देंगे। यह सुनकर वॉल स्ट्रीट डरा और डो जोन्स 953 अंक गिर गया था। और क्रूड ऑयल प्राइस अगर आप देखेंगे तो WTI क्रूड $89.17 पर ट्रेड कर रहा था, 0.86% ये ऊपर चला गया था। जबकि ब्रेंट क्रूड $91.98 पर आया। हालांकि ये शाम तक ये नीचे आ गया, अदरवाइज $95 के आसपास तक ये पहुंच चुका था। दोस्तों आज क्रूड ये नीचे आया है सुबह के बाद जब इसके खुला है मार्केट। यूएस स्ट्राइक्स कंप्लीट होने की खबर से थोड़ी सी राहत हुई है। क्रूड थोड़ा नीचे आया और WTI भी नीचे आया। यही एक पॉजिटिव था जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई। एशिया पैसिफिक की मार्केट्स अगर देखें तो साउथ कोरिया का जो कोस्पी था 4.1% नीचे था, जबकि जापान का जो निक्केई जैसे मैंने कहा कि 2.3% नीचे, और ऑस्ट्रेलिया 0.97% नीचे। यानी कि पूरा एशिया आज रेड था यूएस स्ट्राइक्स और हॉर्मुज न्यूज के कारण। दोनों का असर आज साफ दिखाई दिया। दोस्तों अब बात करते हैं आज के टॉप 5 गेनर्स की। दोस्तों आज की गिरावट में कुछ स्टॉक्स थे जो ऊपर गए और हर बार जाते हैं। 5 स्टॉक्स तो में मिल ही जाते हैं जो ऊपर जाए। तो नंबर 1 पर रहा M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, 3007 पर बंद हुआ, 1.84% की तेजी देखी गई और यह आज टॉप गेनर में शामिल रहा। M&M की ईवी स्टोरी मजबूत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में रिकॉर्ड ग्रोथ और ऑटो सेक्टर ओवरऑल वीक था, लेकिन M&M अलग थी। जैसे बारिश में सब भीगे लेकिन छाते वाला सूखा रह गया, और आज M&M ईवी का छाता लेकर खड़ा रहा। दोस्तों जब सेक्टर निगेटिव हो तो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, और यही है क्वालिटी इन्वेस्टिंग की ताकत। तो इस ताकत को आप पहचानिए और समझिए। नंबर 2 पर रहा ICICI बैंक, 1314 रुपए पर बंद हुआ, 1.59% की तेजी रही। दोस्तों स्ट्रॉन्ग Q4 के नतीजे और इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी की वजह से प्राइवेट बैंकिंग में आज सबसे ज्यादा बाइंग आज ICICI में देखी गई। कोटक महिंद्रा बैंक 393 पर बंद हुआ, 1.16% की तेजी रही, और बैंकिंग सेक्टर की जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो उसमें ये शामिल रहा है। नंबर 4 पर रहा JSW स्टील, 1280 रुपए पर बंद हुआ और ये 0.8% की बढ़त है, यानी कि लगभग 0.25% से ज्यादा की बढ़त है। दोस्तों मेटल सेक्टर आज वीक था, लेकिन JSW स्टील ने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ दिखाई अपनी, और डोमेस्टिक स्टील डिमांड आउटलुक और कैपेक्स पाइपलाइन ने इसको सपोर्ट दिया है। नंबर 5 पर कौन रहा? नंबर 5 पर रहा सन फार्मा। सन फार्मा 1799 रुपए पर बंद हुआ, 1 रुपए और बढ़ जाता तो 1800 पे बंद हो जाता। 0.71% की तेजी रही, यानी कि 0.25% ये बढ़ गया। फार्मा सेक्टर की रैली में सन फार्मा आज सबसे आगे निकला। यूएस FDA अप्रूवल्स और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन ग्रोथ ने आज इसको बूस्ट दिया। दोस्तों अब टॉप 5 गेनर्स के बाद अगर देखें, दोस्तों आज के अगर आप टॉप 5 गेनर्स में देखेंगे तो 2 बैंकिंग के, एक ऑटो का, एक मेटल का और एक फार्मा का, यह डाइवर्सिफाइड गेनर्स का सेट है। बाजार में सेलेक्टिव स्ट्रेंथ थी, ये आप साफ देख सकते हैं। अब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की, उन स्टॉक्स की जो आज सबसे ज्यादा गिरे। तो नंबर 1 पर गिरने वालों में रहा इंफोसिस, 1120 रुपए पर बंद हुआ, 2.25% की मंदी दिखाई दी। दोस्तों IT सेक्टर की ग्लोबल सेलिंग में इंफोसिस सबसे ज्यादा
नुकसान पहुंचा इस कंपनी को। याद करिए पिछले हफ्ते इन्फोसिस 5% ऊपर था और अब वो गेन्स पूरी तरह से वाइप आउट हो चुके हैं। इन्फोसिस एक हफ्ते में 5%, फिर उसके बाद 2.25% नीचे आया और यही है दोस्तों आईटी सेक्टर की इस महीने का ड्रामा। लॉन्ग टर्म स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म में रोलर कोस्टर बना हुआ है। नंबर 2 पर रहा एचसीएल टेक, 1114 रुपए पर बंद हुआ, 1.61% की गिरावट। आईटी सेक्टर के ग्लोबल प्रेशर में एचसीएल टेक भी शामिल रहा, वह इससे बच नहीं पाया। नंबर 3 पर रहा अडानी पोर्ट्स, ये 1792 पर बंद हुआ, 1.6% की तेजी आई है, जबकि ये कल ऊपर था, इसमें कल बढ़त देखी गई थी। हॉर्मुज सिचुएशन में शिपिंग और पोर्ट स्टॉक्स पर प्रेशर बना आज। अगर हॉर्मुज के रास्ते शिपिंग हो तो अडानी पोर्ट्स को फायदा है, लेकिन अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टर्स ने एग्जिट कर लिया। नंबर 4 पर रहा इटर्नल यानी कि जोमेटो, 236 रुपए पर बंद हुआ, 1.58% की गिरावट रही। और ये गिरावट क्यों आई है? हाई वैल्यूएशन ग्रोथ स्टॉक्स में एफआईआईज की सेलिंग जारी है और यही कारण रहा जो इटर्नल को इसने नीचे खींच लिया। नंबर 5 पर गिरने वालों में रहा बजाज फाइनेंस, 872 रुपए पर बंद हुआ, 1.37% की गिरावट। और 1.37% की जो गिरावट आई है वो उसके पीछे रहा एनबीएफसी सेक्टर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा जो मंडरा रहा है उसकी वजह से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ने से मार्जिन स्क्वीज होने का डर बन जाता है। दोस्तों आज के टॉप 5 लूजर्स में अगर आप देखेंगे, 2 आईटी के, एक पोर्ट और एक टेक और एक फिनांस। यह बताता है कि सेलिंग भी आज डाइवर्सिफाइड थी। दोस्तों अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, क्योंकि बाजार का ये सबसे ऑनेस्ट, सबसे ईमानदार थर्मोमीटर है। एडवांस आज 1013 शेयर्स ऐसे रहे जो ऊपर चढ़े और जो डिक्लाइन यानी कि जो नीचे आए वो 2255 और अनचेंज्ड रहे 94। दोस्तों आज हर स्टॉक जो ऊपर गया उसके मुकाबले 2.2 स्टॉक्स नीचे आए, यानी कि 2.25 स्टॉक नीचे आए। तो लगातार 2 दिन से अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 1:2.2 का बना हुआ है। यह बताता है कि मार्केट ब्रेड्थ कंसिस्टेंटली निगेटिव है। इंडेक्स कुछ भी कहे, ब्रेड्थ झूठ नहीं बोलती। निफ्टी आज सिर्फ 53 अंक गिरा, लेकिन 2255 स्टॉक्स नीचे गए, मतलब आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर स्टॉक्स निफ्टी से ज्यादा ही गिरे होंगे और यही है एडवांस डिक्लाइन की असली वैल्यू। दोस्तों एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यह नाम आप रोज सुनते हैं और मैं भी रोज बताता हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं वो क्यों बेच रहे हैं और उसका आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर होगा? एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं? तो पहली वजह है यूएस इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे हैं, अमेरिका में रिटर्न्स अच्छे हैं, तो एफआईआईज इंडिया से पैसा निकालकर यूएस बॉन्ड्स में लगा रहे हैं। और दूसरी वजह है रुपये का कमजोर होना। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, आज 95 के पार निकल गया और डॉलर में इन्वेस्ट करने वाले एफआईआईज को रुपये की कमजोरी से उनको दोहरा नुकसान होता है। और तीसरी वजह है क्रूड का ऊंचा रहना। क्रूड इंडिया का ट्रेड डिफिसिट बढ़ाता है। ट्रेड डिफिसिट बड़ा अगर होता है तो इंडिया की इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ता है और इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ता है तो एफआईआईज का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एफआईआईज सेलिंग एक चेन रिएक्शन है, क्रूड ऊपर रुपया नीचे, एफआईआई का एग्जिट मार्केट नीचे, ये चेन समझना जरूरी है। एफआईआई सेलिंग का आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर है? लार्ज कैप स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, मिड कैप में थोड़ी देर बाद असर आता है, लेकिन सस्टेन्ड एफआईआई की सेलिंग में मिड कैप भी गिरता है। और एफआईआई की सेलिंग कब रुकेगी? जब क्रूड नीचे आएगा, जब रुपया स्टेबलाइज हो जाएगा और जब यूएस ईरान पीस डील परमानेंट होगी। इसका पूरा डिटेल, कितना बेचा, किसने बेचा, किस सेक्टर में, यह सब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, पूरा डिटेल में एफआईआई समझाया हुआ है। उस वीडियो को जरूर देखें और अपने कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या समझे। दोस्तों अब कल क्या होगा, क्या करें, वो बड़ा सवाल कि क्या निफ्टी 22,800 के नीचे जा सकता है। तो अगर हम देखें तो निफ्टी का जो की लेवल है वो 23,000 है और जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो 22,800 है। अगला क्रिटिकल 22,500 का है और रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 23,400 और उसके ऊपर 23,600। निफ्टी आज 23,161 पर बंद हुआ है और 23,000 का लेवल एक बड़ा सपोर्ट है। आपने देखा आज 23,071 जाकर वापस आया, तो 23,000 टूटा नहीं, बहुत तगड़ा वाला वहां पे सपोर्ट बना हुआ है, तो उसको दोस्तों ध्यान से देखें। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसका जो सपोर्ट है 55,000 है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
54,500 का है, जबकि रेजिस्टेंस 55,500 का है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका 56,000 का है। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स का जो सपोर्ट है इमीडिएटली अब 73,500 पर है और क्रिटिकल सपोर्ट 73,000 का है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 74,500 और उसके ऊपर 75,000। अब दोस्तों एक सवाल ये है कि क्या निफ्टी 22,800 के नीचे जा सकता है? तो दोस्तों हम रोज ये 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि यही सवाल कि जा सकता है, तो हाँ जा सकता है, लेकिन इसके लिए इस बार 4 सिनारियोज हैं। पहला, हॉर्मुज फुली ब्लॉक्ड। अगर हॉर्मुज कंप्लीटली और परमानेंटली ब्लॉक हुआ तो क्रूड $110 के पार गया तो निफ्टी 22,500 तक भी जा सकता है। 22,800 की बात तो छोड़ दें, और क्रूड का $110 के पार जाना मतलब है कि निफ्टी का 22,500 टेस्ट करना। यह वर्स्ट केस सिनारियो है, लेकिन यूएस ने कहा है कि स्ट्राइक्स कंप्लीट, इससे एस्केलेशन थोड़ी सी कम हुई है और जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ी रिकवरी भी की है। सिनारियो नंबर 2, यूएस रेट हाइक। अगर यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में बड़ी सेलिंग आ जाएगी और निफ्टी 22,800 के नीचे फिर जा सकता है। ये सिनारियो 2 हुए। अब सिनारियो नंबर 3 देखिए, अगर एफआईआई की सेलिंग सस्टेन रहती है, लगातार एफआईआईज बेचते रहते हैं अगले 2-3 हफ्ते तक, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी को 22,800 का लेवल तब टूट सकता है। अब सिनारियो नंबर 4 भी देखिए, अगर अमेरिका रिसेशन में गया तो ग्लोबल मार्केट्स में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आएगी। निफ्टी उस कंडीशन में दोस्तों 22,000 भी जा सकता है। लेकिन अगर यूएस स्ट्राइक्स कंप्लीट हुए, क्रूड नरम हुआ, पीस डील आ गई, तो निफ्टी फिर 24,000 की तरफ भी जा सकता है। तो दोनों सिनारियोस पॉसिबल हैं और कल के लिए स्ट्रेटेजी अगर हम देखें तो पहली बात है दोस्तों, फार्मा और क्वालिटी बैंकिंग को हमें होल्ड करना चाहिए। यही 2 सेक्टर्स आज काम आए हैं। और दूसरी बात, आईटी में अभी फ्रेश बाइंग से बचें, क्योंकि ग्लोबल टेक सेलिंग रुकने तक हमें इंतजार करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। तीसरी बात, क्रूड ऑयल पर नजर रखें, तगड़ी वाली टिका के रखें, क्योंकि यहां पे अगर रिलीफ रैली आएगी तभी आपको कुछ सांस भी आएगी। और अगर 95 के ऊपर गया और यूएस स्ट्राइक्स बढ़ गए तो फिर यहाँ पे समस्या भी आ सकती है। दोस्तों, पी स्टॉक्स का रिज्यूम होना बहुत जरूरी है। यह न्यूज़ बाजार को तुरंत बाउंस करा सकती है। और 5वीं बात अगर हम देखें तो एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए 23,100 पर निफ्टी सस्ता है, बंद मत करिए, टॉपअप करें। जैसे बारिश में छाता लेकर निकलना, डरना नहीं है। दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए आज बाजार से क्या सबक निकलते हैं ये समझिए, क्योंकि ये हमारा सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता जा रहा है और ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा देखा जाता है। दोस्तों, गैप डाउन से डरो मत। समझो आज निफ्टी गैप डाउन खुला, 23,072 तक गया, लेकिन रिकवर करके 23,161 पर बंद हुआ। गैप डाउन एक अपॉर्चुनिटी होती है। जो घबराया उसने गलत लेवल पर बेचा, जो समझदार था उसने सस्ते में खरीदा। गैप डाउन का मतलब है मार्केट का पैनिक। पैनिक में बाई करने वाले लॉन्ग टर्म में जीतते हैं और पैनिक में सेल करने वाले हमेशा पछताते हैं। सबक नंबर 2, 13 में से 10 सेक्टर्स आज लाल रहे। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है दोस्तों। आज सिर्फ फार्मा और प्राइवेट बैंक्स पॉजिटिव थे। जिसके पोर्टफोलियो में सिर्फ आईटी या मिड कैप था उसके लिए आज बुरा दिन था। जिसके पास फार्मा भी था उसने बैलेंस किया। यही है डाइवर्सिफिकेशन। हर मौसम के लिए तैयार रहो। सबक नंबर 3, इंट्राडे रिकवरी देखना सीखें। आज निफ्टी 23,072 गया, 23,161 पर वापस आया, यानी कि 90 अंकों की इंट्राडे रिकवरी हुई। यह बताता है कि बायर्स अभी भी बाजार में हैं, सेलर्स हावी हैं, लेकिन बायर्स ने रेजिस्ट किया। यह एक बुलिश साइन है। इंट्राडे लो से रिकवरी का मतलब है बायर्स की ताकत का होना, और जब मार्केट अपने लो से रिकवर करे तो समझो कि भीतर से बाजार में अभी भी मजबूती बनी हुई है। सबक नंबर 4, जियो पॉलिटिक्स को आप डेली ट्रैक करिए। वॉल स्ट्रीट को देखिए कल रात में किस तरह से गिरा। कारण था ट्रंप का ईरान पर अटैक वाला बयान, और इसका असर आज इंडिया में दिखाई दिया। अगर आप रात को ग्लोबल न्यूज़ नहीं देखते तो आप सुबह गैप डाउन से सरप्राइज होते कि भैया क्या हो गया ऐसा, लेकिन जो न्यूज़ ट्रैक करता है वो सरप्राइज नहीं होता है। सबक नंबर 5, गोल्ड में गिरावट। एक्यूमुलेशन का मौका। गोल्ड आज मल्टी मंथ लो पर था, कई महीनों के आज लो पर था, और मार्च 2026 पीक से 15% नीचे है। लेकिन हॉर्मुज क्राइसिस जारी है,
पीस डील परमानेंट नहीं है, गोल्ड की लॉन्ग टर्म डिमांड इंटैक्ट है। इस डिप में गोल्ड ETF या MCX गोल्ड में SIP एक स्मार्ट सौदा हो सकता है। सबक नंबर 6, फार्मा हर पोर्टफोलियो का जरूरी हिस्सा है। 13 में से 10 सेक्टर लाल रहे हैं और फार्मा हरा रहा है। फार्मा रिसेशन प्रूफ है, चाहे बाजार कैसा भी हो, दवाइयाँ तो भैया लेनी ही पड़ती हैं, दवाइयाँ तो खानी ही पड़ती हैं। फार्मा एक तरह से पोर्टफोलियो का बीमा है, इंश्योरेंस है। फार्मा का मतलब है कि हर पोर्टफोलियो का जरूरी हिस्सा। यह स्लो है लेकिन रिलायबल है। जैसे घर में बीमा होना जरूरी है, वैसे पोर्टफोलियो में फार्मा का होना। सबक नंबर 7, M&M जैसे क्वालिटी कंपनीज नोटिस करें। ऑटो सेक्टर आज नेगेटिव था, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा आज प्लस था। 1.84% की तेजी दिखाई दी। क्यों? क्योंकि EV स्टोरी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, मैनेजमेंट क्वालिटी, यही कंपनियां सेक्टर वीकनेस में भी शाइन करती हैं। क्वालिटी को ट्रैक करिए, सेक्टर को नहीं, और सेक्टर को भी ट्रैक करिए। साथ के साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्टर में तेजी या कौन से सेक्टर में मंदा हो सकता है। दोस्तों, आज के बाजार का सार अगर आप देखें तो सुबह हॉर्मुज की खबर से गैप डाउन, निफ्टी 23,072 तक गिरा, लेकिन बाजार ने खुद को संभाला, 23,161 पर क्लोजिंग दी। बाजार गिरा लेकिन टूटा नहीं। यही है इंडिया की स्ट्रेंथ। 13 में से 10 सेक्टर लाल रहे। फार्मा और प्राइवेट बैंक्स ने आज आपको राहत दी। वॉल स्ट्रीट में कल डॉ जोन्स 953 अंक गिरा था। क्रूड ऑयल 90 से $92 पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी नरमी दिखाई है। गोल्ड मल्टी मंथ लो पर है, एक्यूमुलेशन जोन है। FII सेलिंग जारी है। US स्ट्राइक्स कंप्लीट हुए ऐसा मालूम देता है, और अब ईरान का रिस्पांस देखना है। अगर पीस टॉक्स रिज्यूम हुई तो बाजार में बड़ी रैली आ सकती है। और FII सेलिंग का आपके पोर्टफोलियो पर असर, यह जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो जरूर देखें। मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि वो वीडियो हमने मेहनत करके बनाया है ताकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकें। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि आपके जो अन्य दोस्त हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके नाते रिश्तेदार हैं, या नहीं भी जो जानते हैं, तो हो सकता है वो आपके मार्फत इस वीडियो को देखें और वो इन्फॉर्म्ड रहें। क्योंकि जो लोग इन्फॉर्म्ड रहते हैं वो मार्केट में बेहतर टिके रहते हैं और बेहतर कमाते हैं और अपने पैसे को बढ़ाते हैं। तो आपके लिए आपका एक छोटा सा कदम दूसरों की हेल्प भी कर सकता है। साथ के साथ हमारी संजीवनी टीवी की मेंबरशिप लें और हमारे संजीवनी टीवी परिवार का हिस्सा बनें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, और हमें यह पता लगता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम काम अच्छा कर रहे हैं तभी आप हमारे परिवार के सदस्य बन रहे हैं, और जो लोग भी हमारे परिवार का सदस्य बन रहे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते।